तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 164 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से ही देख लेना। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि जैसे ही मास्टर याओ लाओ, शाओयान, लिटिल फेरी डॉक्टर और काइलिन को लेकर स्पेशियस टाउन की तरफ बढ़ते हैं, तो स्पेस टाउन ज्यादा बड़ा नहीं था। ये बस कुछ एंशिएंट गलियों का एक छोटा सा इलाका था, लेकिन इस छोटे से टाउन में भी भीड़ बहुत ज्यादा थी। और खास बात यह थी कि यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति बाहर की दुनिया में एक टॉप टियर एक्सपर्ट था, लेकिन यहाँ वो बस एक आम इंसान की तरह दिख रहा था। शाओयान और बाकी दो लोग याओ लाओ के पीछे पीछे चलते हैं। वो सब मिलकर कुछ एंशिएंट गलियों से गुजरते हैं। रास्ते में दोनों तरफ की दुकानों पर रखी चमकदार चीजें देखने लायक होती है, लेकिन ये लोग एक भी जगह नहीं रुकते। वो जल्दी जल्दी अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं और आखिरकार एक गली के आखिरी छोर पर जाकर रुकते हैं। उनका डेस्टिनेशन था स्पेस टाउन का किनारा। यहाँ आसपास की जगहें काफी खाली थी और वो पुरानी सी भीड़ भाड़ अब नहीं थी। एक एंशिएंट इमारत वहाँ खड़ी थी जिसे एक बेहद पुरानी ऑरा निकल रही थी, मानो वो इमारत सदियों से वहीं खड़ी हो। उस इमारत के बाहर खड़े थे दो बूढ़े लोग। दोनों ने ग्रे रोब्स पहन रखे थे, चेहरे बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस थे और वो ऐसे खड़े थे जैसे कोई स्टोन स्टैच्यूज हों। लेकिन फिर भी उनके शरीर से एक बेहद ताकतवर डोची फ्लक्चुएशन धीरे धीरे फैल रही थी, जो देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। सिर्फ गेट गार्ड ही अगर 6 स्टार डोजून लेवल के हों तो सोचिए इस स्पेशल ट्रेड फेयर का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा होगा। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एंशिएंट ट्रेजर पवेलियन कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी अंदर घुस सके। यहाँ आने के लिए 3 ग्रेट सेक्ट्स में से किसी एक की तरफ से इनविटेशन मिलना जरूरी होता है, और ऐसा इनविटेशन पाना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। जो फैक्शंस या एक्सपर्ट्स तीनों ग्रेट सेक्ट्स की नजरों में भरोसेमंद होते हैं, उन्हें ही ये इनविटेशन दिया जाता है। लेकिन याओ लाओ पुराने पेट्रोन्स में से हैं, इसलिए उनके लिए ये इतना मुश्किल नहीं रहा। शाओयान और बाकी दोनों ने हल्का सा सिर हिलाया। वो समझ चुके थे कि यहाँ आना हर किसी के बस की बात नहीं। याओ लाओ अब उस एंशिएंट गेट की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने अपनी उंगली से एक रेड ग्लो बाहर फेंका जो सीधा उन 2 बुजुर्ग गार्ड्स की तरफ गया। उनमें से एक ने वो ग्लो पकड़ लिया और वो ग्लो धीरे धीरे बदल गया एक ब्राइट रेड इनविटेशन कार्ड में। उन दोनों एक्सप्रेशनलेस बूढ़ों का चेहरा हल्का सा बदला। उनकी धुंधली आंखें याओ लाओ के ग्रुप पर पड़ी, फिर वो धीरे से झुके। वेलकम। उनमें से एक ने अपनी स्लीव्स लहराई और वहां से 4 ब्लैक लाइट्स निकली जो शाओयान और उसके साथियों के सामने जाकर हवा में ठहर गई। वो ब्लैक लाइट्स दरअसल स्पेशली क्राफ्टेड ब्लैक डोपिंग्स थे। याओ लाओ ने समझाया, यहाँ ज्यादातर लोग अपनी आइडेंटिटी छिपाकर अंदर आते हैं। आखिरकार किसी को अपने खजाने दिखाने का शौक नहीं होता। ये डोपिंग्स तीनों ग्रेट सेक्ट्स ने मिलकर बनाए हैं। ये दूसरों की प्रोबिंग को रोकते हैं। याओ लाओ ने तुरंत एक डोपिंग पहन लिया और उनका पूरा शरीर उसमें छिप गया। शाओयान और बाकी दोनों ने भी वही किया। याओ लाओ मुस्कुराए और एंशिएंट ऑरा से भरे उस पवेलियन के भीतर चले गए। शाओयान और बाकी लोग उनके पीछे चल दिए। शाओयान की नजरें लगातार इधर उधर घूम रही थी, लेकिन इस पूरे एंशिएंट बिल्डिंग में रोशनी कम थी और अंदर ज्यादा कोई खास डेकोरेशन भी नहीं था। ये सब बहुत ऑर्डिनरी लग रहा था। ट्रेजर जैसा कोई एहसास नहीं हो रहा था। एक और ग्रे रोब्ड बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप आया और उनके सामने झुककर बोला, 4 गेस्ट्स प्लीज फॉलो मी। फिर वो बिल्डिंग के सबसे भीतर की ओर जाने लगा। याओ लाओ बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चल दिए। वो यहाँ पहले भी आ चुके थे और सब कुछ जानते थे। बाकी 3 लोग भी उसके साथ चलते हैं। काफी देर तक वे लोग गलियों और कॉरिडोर से होकर गुजरे। आखिरकार वो सब एक बड़ी सी ब्रॉन्ज डोर के सामने पहुंचते हैं। वो ग्रे रोब्ड बूढ़ा वहां रुकता है, याओ लाओ को झुककर प्रणाम करता है और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। याओ लाओ ने धीरे से कहा, यही हमारी मंजिल है। फिर उन्होंने वो भारी सी ब्रॉन्ज डोर धीरे से खोल दी। अंदर से फेंट लाइट बाहर आई, लेकिन याओ लाओ उससे नहीं हटे। वो आगे बढ़े और अंदर दाखिल हो गए। शाओयान और बाकी ट्रियो उनके पीछे चलते हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं, एक एंशिएंट हॉल उनकी नजरों के सामने आता है जो एक स्टेडियम के आधे साइज का था। हॉल के अंदर स्टोन चेयर्स लगे हुए थे और वहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे। सबके चेहरे ब्लैक डोपिंग्स के पीछे छिपे हुए थे। कोई किसी की आइडेंटिटी नहीं जान सकता था। शाओयान और उसके साथियों के हॉल में दाखिल होते ही कुछ निगाहें उनकी ओर घूमी, लेकिन फिर सबकी नजरें वापस चली गई। फिर भी शाओयान को एहसास हुआ कि कुछ लोग अब भी सीक्रेटली उन्हें स्कैन कर रहे थे। याओ लाओ ने उन नजरों की परवाह नहीं की। वो एक किनारे जाकर बैठे और अपनी स्लीव्स लहराईं। चारों तरफ की स्पेस हल्की डिस्टॉर्टेड हो गई। यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स
मौजूद हैं। याओलाओ ने धीरे से समझाया, हमें सतर्क रहना होगा, नहीं तो हमारी बातों को कोई सुन सकता है। शाओयान ने सिर हिलाया और अपनी नजरों से पूरे हॉल का जायजा लिया। उसे कई ऐसी जगहें दिखी जहां स्पेस डिस्टॉर्टेड थी, यानी बाकी लोग भी उतने ही कॉशियस थे। याओलाओ ने कहा, अब बस शांति से इंतजार करते हैं, यहाँ की डील्स जल्द ही शुरू होंगी। शाओयान ने देखा कि याओलाओ अब पूरे हॉल को धीरे धीरे स्कैन कर रहे थे, शायद किसी जान पहचान वाले की तलाश में। शाओयान खुद ज्यादा मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि भले ही वो एक 8 स्टार डोजुन था, इस हॉल में कम से कम 10 लोग उससे भी ताकतवर थे। और वैसे भी वो ज्यादा स्कैन करने के मूड में नहीं था, कहीं कोई मुसीबत न बुला ले। 2 घंटे बीत गए। इस दौरान कई और ब्लैक डोपेंग पहने लोग अंदर आए। अब तक वहाँ लगभग 7 से ज्यादा लोग पहुंच चुके थे। याओलाओ ने धीरे से सांस छोड़ी। शाओयान ने पूछा, कुछ मिला क्या? हाँ, कुछ पुराने जान पहचान वाले भी आए हैं, याओलाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन कौन। तो शाओयान बस चुपचाप सिर हिलाता रहा। एकदम से एक गहरी सी गोंग की आवाज हॉल में गूंज उठती है और डिस्टॉर्टेड स्पेस में से एक व्हाइट हेड, व्हाइट बियर्डेड बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे सामने आता है। शाओयान की भौहें सिकुड़ जाती है। उसकी सेंसेस कहती है कि ये आदमी कितना भी बूढ़ा क्यों न दिखे, इसका ऑरा बेहद डरावना है। उसके चारों तरफ एक वैसी फ्लक्चुएशन थी जो सिर्फ डोशेंग जैसे एक्सपर्ट्स से निकलती है। शाओयान ने धीरे से कहा, 9 चेंज पीक डोजुन। इसका मतलब था कि उस बूढ़े आदमी का आधा कदम बैनशेंग में प्रवेश करने को था। ये रिफ्लेक्टिंग ट्रेजर माउंटेन का माउंटेन चीफ है, बाओ शैन। जब मैं उससे पहली बार मिला था तब भी वो सेंट्रल प्लेन्स का एक प्रसिद्ध एक्सपर्ट था। अब वो 9 चेंज पीक डोजुन बन चुका है, बस एक कदम बैनशेंग से दूर है। चाइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। चाइलिन के दिल में हल्का सा कंपन हुआ। वो सोचती अगर ऐसा एक्सपर्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होता तो वो एब्सोल्यूट टॉप होता, लेकिन यहाँ वो बस एक ट्रेड फेयर होस्ट कर रहा है। सेंट्रल प्लेन्स वाकई में 2 ची कॉन्टिनेंट की सबसे टॉप जगह है। एक और स्पेशल ट्रेड फेयर शुरू हो रहा है। बाओ शैन ने सभी को देखकर कहा, लेकिन हॉल में कोई जवाब नहीं देता। वातावरण पूरी तरह से शांत रहता है। बाओ शैन ने इसकी परवाह नहीं की। उसने अपने चारों तरफ स्पेस को डिस्टॉर्ट किया, मानो एक स्पेशल प्रिजन तैयार कर लिया हो। पुराने रूल्स अभी भी लागू है, कृपया ज्यादा चिंता मत कीजिए। फिर वो मंच पर आ गया और बोलता है, लगभग सभी लोग आ चुके हैं, तो आइए अब इस ट्रेड फेयर की शुरुआत करते हैं। और उसके आखिरी शब्दों के साथ पूरे हॉल की निगाहें उसी की ओर टिक जाती है। हर किसी की आंखों में एक हल्की सी चमक और एक्साइटमेंट झलक रही थी, क्योंकि हर कोई जानता था इस ट्रेड फेयर में जो ट्रेजर्स पेश किए जाने वाले हैं वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं होने वाले। तो अब स्पेशल ट्रेड फेयर का फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑक्शन होने जा रहा है। ओल्ड मैन बाओ शैन ने अपनी स्पेशल वूल के अंदर से हवा में हाथ घुमाया और एक जोड़ी डेंस व्हाइट बोन विंग्स सबके सामने प्रकट हो गई। उन प्राचीन पंखों से हल्की विंड लाइटनिंग की आवाज निकल रही थी। डीमन फीनिक्स विंग्स। शाओयान चौंक गया। ये वही पंख थे जो उसे पहले से ही मिल चुके थे। उसका चेहरा एक अजीब सी एक्सप्रेशन ले आया। उसे हमेशा से ये पता था कि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब अपने ट्राइब मेंबर्स की डेड बॉडीज और ब्लड लाइन को कितना ज्यादा वैल्यू करती है। अगर कोई इनका शव छूने की भी कोशिश करता है तो पूरी की पूरी ट्राइब पीछे पड़ जाती है। और इसी वजह से शाओयान ने कभी भी अपने हेवन फीनिक्स विंग्स को रिवील नहीं किया था। लेकिन ये क्या? इस स्पेशल ट्रेड फेयर का पहला ही आइटम वही विंग्स थी। लगता है हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब पर काफी स्नीक अटैक्स हुए हैं, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड था। शाओयान ने मन ही मन सोचा, हेवन डीमन फीनिक्स की बॉडी खुद में एक ट्रेजर होती है, नेचुरली लोग टारगेट करेंगे ही। और सच्चाई भी यही थी। पूरी कॉन्टिनेंट में डीमन फीनिक्स विंग्स जैसी कंट्रोवर्शियल चीज को सिर्फ यही स्पेशल ट्रेड फेयर ओपनली ऑक्शन कर सकता था। ओल्ड मैन बाओ शैन की आवाज गूंजती है, डीमन फीनिक्स विंग्स, हेवन डीमन फीनिक्स के पंख। अब सभी को पता ही है कि ये कितने रेयर है। अगर इन्हें एक फ्लाइंग डो स्किल में रिफाइन किया जाए तो कोई भी आपके स्पीड के आगे टिक नहीं पाएगा, ना ही भागते समय, ना ही किसी को किल करते वक्त। मस्ट हैव है ये। फिर वो बिना किसी हेजिटेशन के बोलता है, ओनर ऑफ दीज विंग्स चाहता है कि इन्हें एक्सचेंज किया जाए एक टियर 8 मेडिसिनल पिल के साथ जिसने 4 कलर्ड पिल लाइटनिंग को पार किया हो। हमारी इवैल्यूएशन के मुताबिक डीमन फीनिक्स विंग्स की वैल्यू इसी के बराबर है, तो जो भी इंटरेस्टेड हो बिडिंग शुरू करे। पूरे हॉल में चुप्पी छा जाती है। शाओयान अपनी सीट पर लीन होकर सबको इंटरेस्ट के साथ देखता है। उसे डीमन फीनिक्स विंग्स की यूजफुलनेस का बहुत अच्छी तरह पता था। इनकी मदद से वो कई बार अपने से कई ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट से बच चुका था, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी पोजेस करता है ये विंग्स, अब उसके लिए ये अट्रैक्शन नहीं रखती। 5 मिनट बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर एक भारी और होर्स वॉइस गूंजती है, आई वांट इट। शाओयान की नजर तुरंत उस दो पेंग की ओर जाती है जहां से आवाज आई थी। वहां एक फिगर है जो एक जेड बॉटल को हवा में उछालकर ओल्ड मैन बाओ शैन की तरफ फेंकता है। ओल्ड मैन बाओ शैन उसे पकड़ता है, खोलकर चेक करता है, फिर मुस्कुरा देता है। इज देयर एनीवन विलिंग टू ऑफर अ हायर प्राइस देन दिस? उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। साइलेंस। ओल्ड मैन बाओ शैन बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता।
था। ओरिजिनल ओनर ऑफ दीज विंग्स एक 6 स्टार डुजून था और किसी भी एंगल से ये एक्सचेंज फेयर था, नन की कोई ओवर हाइप्ड ऑक्शन। किसी के लिए भी इससे ज्यादा ऑफर करना लॉजिकल नहीं था। ओल्ड मैन बाओशैन ने अपनी उंगली से फ्लिक किया और वो विंग्स सीधे उस बायर के पास उड़कर चली गई जिसने बिड किया था। उसने उन्हें तुरंत अपने स्टोरेज रिंग में डाल लिया। याओलाओ सॉफ्टली बोलता है, ये जगह ऑर्डिनरी ऑक्शन नहीं है। यहाँ हर कोई जानता है कि क्या लेना है और कितना देना है। जब तक एब्सोल्यूट नीड ना हो कोई भी ओवरपे नहीं करता। यहाँ लोग मूर्ख नहीं है। शाओयान ने सहमति में सिर हिलाया। यहाँ मौजूद लोग इतने पावरफुल थे कि एक से बढ़कर एक रेयर चीजें निकाल सकते थे, लेकिन फिर भी सिर्फ वही बिड करता है जिसे सच में इंटरेस्ट होता है। ओल्ड मैन बाओशैन एक बार फिर मुस्कुराया। अब हम शुरू करते हैं आज के ट्रेड फेयर की दूसरी चीज का ऑक्शन। अचानक एक पेल गोल्डन स्क्रोल उसके हाथ में प्रकट होता है। किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी, टियान क्लास लो लेवल डो स्किल। इसे सेंट ल्यूली ने 1000 साल पहले बनाया था। इस स्किल को अगर कोई अपने पीक पर पहुंचा दे तो उसका शरीर मेटल जैसा इंडिस्ट्रक्टिबल हो सकता है, एक पंच आसमान को फाड़ सकता है और एक स्टेप धरती को चीर सकता है। ये एक ऐसा डो स्किल है जिसमें ऑफेंस और डिफेंस दोनों का फ्यूजन है। शाओयान की आंखों में चमक आ जाती है। टियान क्लास फिजिकल बॉडी ट्रेनिंग स्किल। ओल्ड मैन बाओशैन कहता है, ओनर इसे एक्सचेंज करना चाहता है किसी टियान क्लास लो लेवल वाटर एफिनिटी ची मेथड के साथ, या फिर सेम वैल्यू के मेडिसिनल पिल्स भी चलेंगे। सुनते ही पेल ब्लू स्क्रोल हवा में उड़ता हुआ बाओशैन तक आता है। फिर एक के बाद एक 4 स्क्रोल्स ओल्ड मैन बाओशैन के हाथ में जमा हो जाते हैं। शाओयान अपने मन में साय करता है, इतनी जल्दी इतने रेयर टियान क्लास स्क्रोल्स, यही फर्क होता है जब कोई किसी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। ओल्ड मैन बाओशैन ने चारों स्क्रोल्स को धीरे धीरे खोला और एक एक करके चेक किया। कुछ देर बाद उसने 3 स्क्रोल्स वापस कर दिए और एक स्क्रोल उड़ाकर विनर के पास भेज दिया। विनर, एक ब्लैक रोब्ड फिगर, तुरंत उसे अपने स्टोरेज रिंग में डाल लेता है। 3 रिजेक्ट हुए लोग बस एक सॉफ्ट अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, लेकिन ओल्ड मैन बाओशैन बिना रुके आगे बढ़ता है। इसके बाद की ट्रेड्स और भी डेजलिंग होती जाती है। डो स्किल्स, ची मेथड्स, मेडिसिनल पिल्स, नेचुरल ट्रेजर्स, वेपन्स और कोल्ड्रंस, सब कुछ। हर आइटम इतना रेयर होता है कि आउटर वर्ल्ड में अफवाहें उड़ जाती, लेकिन यहाँ ये सब नॉर्मल लगता है। शाओयान खुद कुछ नहीं खरीदता सिवाय एक किताब के जिसका नाम था स्काई क्वाइट पॉइजन कोड। ये किताब शाओयान ने लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए ली थी, 2 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग टियर 8 पिल्स के बदले। इस किताब को एक प्राचीन दो शेंग सेंट स्काई क्वाइट पॉइजन ने लिखा था, जो अपनी पूरी लाइफ सिर्फ पॉइजन्स में एक्सपर्ट रहा। उसकी बनाई हुई मिस्टीरियस पॉइजन्स एलीट डोजून्स तक को बर्बाद कर सकती थी, लेकिन ये किताब अनऑर्थोडॉक्स थी, इसलिए बहुत आसानी से मिल गई। शाओयान की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। ये स्पेशल ट्रेड फेयर वाकई एक डिफरेंट लीग की चीज थी। टाइम बीतता रहा, एटमॉस्फेयर और इंटेंस होता जा रहा था, और फिर अब शुरू होता है आज के ट्रेड फेयर का सेकंड लास्ट आइटम। ओल्ड मैन बाओशैन, जो अभी अभी एक आइटम सक्सेसफुली बेच चुका था, अपने हाथ में एक येलोइश एंशिएंट स्किन प्रकट करता है। शाओयान, जो अब तक थोड़ा इम्पेशेंट हो रहा था, अचानक चौंक कर सीधा हो जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि जो चीज ओल्ड मैन बाओशैन के हाथ में थी वो कोई और नहीं बल्कि प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम से जुड़ा मैप फ्रैगमेंट था। ओल्ड मैन बाओशैन कहता है, ये बस एक मैप फ्रैगमेंट है, इसमें कोई स्पेशल एनर्जी नहीं है, लेकिन हमारी स्टडी के बाद हम कंक्लूड कर चुके हैं कि ये लेजेंडरी प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम से जुड़ा है। पूरे हॉल की नजर उस एंशिएंट मैप पर टिक जाती है। प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम, 3रे नंबर की हेवनली फ्लेम, इतनी रेयर कि खुद याओलाओ ने भी इसे कभी नहीं देखा। ये एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव फ्लेम थी जो वर्ल्ड लेवल डिस्ट्रक्शन की शक्ति रखती थी, और अगर कोई इंसान इस हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर ले तो पूरे दोची कॉन्टिनेंट में शायद ही कोई उसका सामना कर सके, क्योंकि ये फ्लेम एक एक्सट्रीम डिस्ट्रक्टिव फोर्स का सिंबल थी। जैसे ही ओल्ड मैन बाओशैन ने वो हॉल में छाया हुआ गहरा सन्नाटा देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे अच्छे से पता था कि प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम की लालसा कितनी जबरदस्त होती है, और इसीलिए उसने उस मैप फ्रैगमेंट को एकदम आखिरी के आसपास रिवील किया। अब उस बड़े से हॉल के अंदर हर कोई अपनी जलती हुई आंखों से उसी मैप फ्रैगमेंट को घूर रहा था। यहाँ मौजूद लोग कोई आम लोग नहीं थे, और प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम तो उनके लिए एक लेजेंडरी चीज थी। अधिकतर ने इसके बारे में बस सुना था, देखा कभी नहीं, लेकिन फिर भी उस लालसा ने, उस लालच ने सबको अंदर से हिलाकर रख दिया था। भले ही खतरा कितना भी बड़ा हो, पावरफुल चीजें हमेशा लालची नजरों को खींचती ही है। अब ये मैप फ्रैगमेंट कोई फ्लेम नहीं था, लेकिन अगर इसे पा लिया जाए तो इसके जरिए प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम से जुड़ी बहुत सी जानकारी हासिल की जा सकती थी, और अगर ये हाथ लग जाए तो फायदे की कोई सीमा नहीं थी। ओल्ड मैन बाओशैन ने मुस्कुरा कर कहा, इस मैप फ्रैगमेंट का ओनर इसे कुछ मेडिसिनल पिल्स के बदले एक्सचेंज करना चाहता है, लेकिन ध्यान रखना, पिल्स की क्वालिटी कम से कम 6 कलर्ड पिल लाइटनिंग होनी चाहिए। क्वांटिटी की बात वो तो आप सब तय
तय कीजिए। बिडिंग अब शुरू होती है। सब लोग अपनी अपनी बिट्स लगाए। हॉल में मौजूद कई लोगों की रुचि इस मैप फ्रैगमेंट में थी और तभी एक धीमी थोड़ी सी खड़खता आवाज गूंजी। 3 6-colored pill lightning tier medicinal pills, 4 6-colored pill lightning tier 8 medicinal pills, 5। और फिर क्या, महज 2 मिनट के अंदर हॉल का माहौल गर्म हो उठा। हर तरफ से बिड्स आने लगी। ओल्ड मैन बाओशैन तो बस शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि ये मैप फ्रैगमेंट उसकी उम्मीद से भी ज्यादा बिकेगा। हर किसी को पता था इस चीज की असली कीमत इन छोटी मोटी बिट्स से कहीं ज्यादा है। अगर कोई इसके जरिए प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम तक पहुंच गया तो बाकी सारी लॉसेस कोई मायने नहीं रखेंगी। इसी बीच शाओयान थोड़ा चिंतित नजर आया। उसने धीरे से पूछा, अब क्या करें? याओलाओ ने बस सिर हिलाया। घबराओ मत, थोड़ा इंतजार करो। शाओयान ने बस चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज थी। हर गुजरते पल के साथ प्राइस बढ़ता ही जा रहा था और शाओयान को अब वो लालच साफ नजर आ रहा था जो उस फ्लेम की तरफ सबको खींच रहा था। बिडिंग लगातार तीव्र होती जा रही थी और बस कुछ ही मिनटों में प्राइस जा पहुंचा 9 6-colored pill lightning tier 8 medicinal pills तक। अब शाओयान का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया था। इतना हाई बिड उसकी उम्मीद से काफी ज्यादा था। अब हॉल में भी थोड़ी शांत हो गई थी, लेकिन जो बचे थे वो थे असली धनी और शक्तिशाली लोग। तभी एक ठंडी गुस्से से भरी आवाज गूंजी, 5 7-colored pill lightning tier 8 medicinal pills। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी निगाहें उस आवाज की ओर घूमी, लेकिन दिखा सिर्फ एक काला लबादा पहने इंसान। फिर एक और बुजुर्ग आवाज गूंजी, 8 pills। शाओयान के दिल में थोड़ी राहत आई। याओलाओ ने आखिरकार बिडिंग में हिस्सा ले लिया था। लेकिन तभी उस पहले वाले आदमी ने दांत पीसते हुए कहा, 1 8-colored pill lightning tier 8 medicinal pill। पूरे हॉल में एक झटका सा महसूस हुआ। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि कोई 8-colored pill lightning medicinal pill जैसी रेयरिटी भी स्टेक पर रख देगा। अब याओलाओ की हल्की सी ठंडी आवाज फिर गूंजी, 3 pills। अब पूरा हॉल एकदम थम गया था। वो पहला बिडर यानी वो स्किनी ब्लैक robed मैन फिर सामने आया और एक गहरी ठंडी आवाज में बोला, 5 pills। शाओयान की आंखें उस डायरेक्शन की तरफ घूम गई। वहां एक दुबला पतला आदमी एक स्टोन चेयर पर बैठा था और जैसे ही उसकी आंखें शाओयान से टकराई, एक अजीब घातक दबाव उसकी तरफ बढ़ा, जैसे अंतरिक्ष ही डगमगा गया हो। याओलाओ ने बस अपनी आस्तीन से हल्की सी लहर चलाई और वो प्रेशर तुरंत डिस्ट्रॉय हो गया। शाओयान का चेहरा अब गंभीर हो गया था। ये कौन है? याओलाओ ने बहुत गंभीरता से कहा। यह आदमी बैनशेंग के आधे कदम पर है। अब शाओयान समझ गया कि इस स्पेशल ट्रेड फेयर में सच में कितने बड़े एक्सपर्ट्स छुपे बैठे हैं। याओलाओ ने तुरंत बोला, 8 pills। अब हॉल में एक पल को पूरी तरह सन्नाटा छा गया। ओल्ड मैन बाओशैन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ 8-colored pill lightning medicinal pills। क्या कोई और बिड करेगा? तभी वही ब्लैक रोब्ड व्यक्ति एक बार फिर सामने आया और बोला, 1 9-colored pill lightning tier 8 medicinal pill। पूरा हॉल हक्का बक्का रह गया। इतनी रेयरिटी का पिल सिर्फ मैप के लिए। हर कोई यही सोच रहा था, ये आदमी सच में पागल है। शाओयान का चेहरा भी अब थोड़ा डार्क हो गया था। उसके पास भी एक 9-colored pill lightning medicinal pill था। वो पिल बीस्ट जो उसने दो शेंग की रिमेन्स से पाया था, लेकिन वो उसे अब देना नहीं चाहता था क्योंकि वो पिल बीस्ट फ्यूचर में इवॉल्व होकर tier 9 medicinal pill बन सकता था, जिसकी वैल्यू अनइमेजिनेबली हाई होती। याओलाओ की उंगली धीरे धीरे उसकी आर्म रेस्ट पर थपक रही थी और शाओयान समझ गया कि अब ये बिड यहीं खत्म हो रही है। याओलाओ ने धीरे से कहा, मैं इस आदमी की पहचान समझ चुका हूँ, पुराना दुश्मन है। अब समय आ गया है उस पुराने हिसाब को खत्म करने का। शाओयान ने बस हल्के से सिर हिलाया क्योंकि उसे भी पता था जब सही तरीके से नहीं मिल रहा तो दूसरे तरीकों का समय आ चुका है। और तब वो स्किनी ब्लैक रोब्ड आदमी मुस्कुराया और अपनी हथेली से एक छोटा सा स्नो व्हाइट रैबिट निकाला, एक अनबिलीवली रिच मेडिसिनल फ्रेग्रेंस के साथ। ये था वो 9-colored pill lightning medicinal pill। उसने थोड़ी तकलीफ के साथ उसे बाओशैन की ओर फेंका और बाओशैन ने उसे वेरीफाई करके एक्सेप्ट कर लिया। ट्रांजैक्शन कंप्लीट। ये मैप अब आपका है, ओल्ड मैन बाओशैन ने काम होकर कहा और मैप फ्रैगमेंट उस आदमी की ओर भेज दिया। शाओयान की मुट्ठी कस गई। उसकी काली आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। ये फ्लेम मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे दुश्मन कोई भी हो। फिर अचानक ओल्ड मैन बाओशैन की आवाज फिर गूंजी, स्पेशल ट्रेड फेयर की आखिरी चीज कोई वस्तु नहीं बल्कि एक सूचना है। हॉल में सब चौंक गए। सूचना? वो भी आखिरी में? बाओशैन ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, द लेजेंडरी बोधिसत्व एंशिएंट ट्री जो किसी को आम से उठाकर सेंट चेंग बना सकता है, वो 10,000 सालों बाद फिर से प्रकट हो चुका है। जैसे ही ओल्ड मैन बाओशैन के मुंह से निकला बोधिसत्व एंशिएंट ट्री, पूरी की पूरी हॉल एक जोरदार धमाके की तरह गूंज उठी। कुछ एक्सपर्ट्स तो अपने शौक को संभाल ही नहीं पाए और सीधा खड़े हो गए क्योंकि बोधिसत्व एंशिएंट ट्री अगर पूरे डोची कॉन्टिनेंट की सारी नेचुरल ट्रेजर्स को रैंक किया जाए तो ये ट्री टॉप 3 में आता है।
इसे लोग नॉलेज रीइंकार्नेशन ट्री भी कहते हैं। ये एक ऐसा वृक्ष है जो हर 1000 ईयर्स में एक साइकिल बढ़ता है और पूरी तरह मैच्योर होता है 100 साइकिल्स में, यानी मिनिमम 100,000 ईयर्स। इतना लंबा समय जहाँ ज्यादातर चीजें वक्त के साथ मिट जाती है, वही बोधिसत्व एंशिएंट ट्री उस समय से ही परे है। ये कॉन्टिनेंट की एक्सट्रीमली एंशिएंट स्पीसीज में से एक मानी जाती है। और सुनो, कहा जाता है कि ये ट्री हर 1000 साल में एक बार प्रकट होता है, और जब होता है तो पूरे कॉन्टिनेंट में भूचाल मच जाता है। पूरे इतिहास में कई एलीट दो शेंग तक मारे गए हैं इस ट्री को हासिल करने की लड़ाई में। एंशिएंट किताबों के मुताबिक इस दुनिया में सिर्फ एक ही बोधिसत्व एंशिएंट ट्री है। ये खुद की इंटेलिजेंस रखता है और हर बार प्रकट होने के बाद जमीन के नीचे जाकर छिप जाता है। जब तक खुद से न चाहे तब तक कोई इसे ढूंढ नहीं सकता। और लोग यूं ही नहीं कहते बोधिसत्व एंशिएंट ट्री बिकमिंग अ शेंग इमीडिएटली। ये बस अफवाह नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज होती है बोधिसत्व हार्ट, वो किसी की भी हार्ट को पूरी तरह बदल सकती है। एक बार अगर किसी को ये हार्ट मिल जाए तो दो शेंग बनना सीधा हो जाता है। एक उदाहरण है एक ओल्ड एक्सपर्ट जिसे ये बोधिसत्व हार्ट मिला। वो सिर्फ 2 स्टार डोजून था और बिल्कुल एवरेज टैलेंट का, लेकिन जैसे ही उसने वो हार्ट लिया सारे ऑब्स्टिकल्स ऐसे टूटे जैसे थे ही नहीं, और 5 साल के अंदर वो सीधा दो शेंग बन गया और पूरे कॉन्टिनेंट को हिला दिया। अब सोचो, ऐसा पावर कौन नहीं चाहेगा। और अगर बोधिसत्व हार्ट न भी मिले तो उसका थोड़ा कम वर्जन यानी बोधिसत्व सीड भी मिल जाए तो डोजून के लिए बानशेंग की तरफ बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बानशेंग का रास्ता तो वैसे भी बहुत ही कठिन और खतरनाक होता है। कई एक्सपर्ट्स पूरी जिंदगी भी लगा दें तो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो समझो, बोधिसत्व एंशिएंट ट्री का लालच पीक लेवल एक्सपर्ट्स को भी पागल कर देता है। और अब इमेजिन करो, इस न्यूज ने पूरे सेंट्रल प्लेन्स को क्या हाल बना रखा होगा। याओलाओ ने एक गहरी सांस छोड़ी और शाओयान के चेहरे पर भी एक स्टन्ड एक्सप्रेशन आ गया। उस जैसे मेंटल स्ट्रेंथ वाले इंसान के चेहरे पर डिसबिलीफ साफ था। ये एक्चुअली बोधिसत्व एंशिएंट ट्री ही है। याओलाओ की भी आवाज भर गई। शाओयान ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी उंगलियां अपने स्टोरेज रिंग को छू रही थी, क्योंकि उसके पास भी एक बोधिसत्व सीड मौजूद है। और कहा जाता है कि ये सीड ट्री को सेंस कर सकता है। लेकिन अब तक उसने कुछ फील क्यों नहीं किया? क्या वो ट्री से बहुत दूर है? इधर हॉल के बीच में खड़े बाओशेन ने सबके चौंके चेहरों को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उसके अपने मन में भी इस ट्रेजर के लिए लालच था। अगर वो जगह इतनी खनक न होती तो वो खुद अपनी आर्मी लेकर निकल चुका होता। तभी किसी ने पूछ लिया, ओल्ड मैन बाओशेन, प्लीज बताइए ये बोधिसत्व एंशिएंट ट्री कहाँ पर प्रकट हुआ है? सवाल सुनते ही सभी की नजरें फिर से बाओशेन पर टिक गई। माहौल ऐसा था कि अगर उसने जवाब देने से मना कर दिया तो शायद लोग उस पर टूट पड़ते। लेकिन बाओशेन मुस्कुराया और बोला, अब जब मैंने बात शुरू कर दी है तो सब कुछ साफ साफ बताऊंगा। वो जगह कोई अनजान नहीं है। एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन जो सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर स्थित है। एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन। पूरा हॉल फिर से गूंज उठा। जो एक्सपर्ट्स पहले जोश में खड़े हुए थे वो अब धीरे धीरे एंजाइटी से बैठने लगे, क्योंकि वो जगह बेहद खतरनाक है। शाओयान की भी आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि उसने उस रीजन के बारे में सुना था। ये डोची कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना इलाका है और इंसानों के लिए लगभग फॉरबिडन ग्राउंड। वहाँ का मौसम बेहद खराब है, हवा में जहर फैला है और वहाँ के फियर्स बीस्ट्स एंशिएंट काल से हैं। कुछ तो इतने खतरनाक है कि करंट मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की किसी भी ट्राइब से कम नहीं, सिर्फ एंशिएंट वॉइड ड्रैगन को छोड़कर। इन बीस्ट्स की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि कोई भी पीक डोजून भी वहाँ से जिंदा लौटने की गारंटी नहीं दे सकता। इतिहास में कई बड़े एक्सपर्ट्स वहाँ ट्रेजर की तलाश में गए, लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। धीरे धीरे वो इलाका सबकी यादों से धुंधला हो गया। लेकिन अब बोधिसत्व एंशिएंट ट्री वहीं प्रकट हुआ। याओलाओ धीरे से बुदबुदाया। अब समझ आया ये ओल्ड फेलो इतना बड़ा खुलासा क्यों कर रहा है। रिफ्लेक्टिंग ट्रेजर सेक्ट और बाकी दोनों फैक्शन खुद अकेले वहां नहीं जा सकते, तो अब वो केओस क्रिएट करना चाहते हैं ताकि दूसरों को भी अपने साथ खींच ले। बाओशेन ने फिर कहा, हर बार जब बोधिसत्व एंशिएंट ट्री प्रकट होता है तो नेचर खुद संकेत देती है। आने वाले महीने में आप सब खुद महसूस कर पाएंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो स्पेशल ट्रेड फेयर ऑफिशियली कंक्लूड किया जाता है। थैंक यू एवरीवन। लोग धीरे धीरे उठने लगे और हॉल से बाहर निकलने लगे। याओलाओ ने भी कहा, हमें भी निकलना चाहिए। अगर हमें मौका मिला तो बोधिसत्व हार्ट हासिल करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, और अगर मिल गया तो फॉलिंग स्टार पेविलियन को दो शेंग मिल जाएगा। हॉल ऑफ सोल्स के खिलाफ लड़ने के लिए यह हमारा सबसे बड़ा एसेट बन जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें एंशिएंट मैप हासिल करना होगा। शाओयान ने तुरंत देखा वो ब्लैक रोब्ड मैन जो एंशिएंट मैप खरीद चुका था अब बाहर जा चुका था। याओलाओ ने उसकी तरफ देखते हुए कोल्ड स्माइल
दी और कहा लेट्स गो। तीनों बाहर निकल पड़े। ट्रेड फेयर खत्म होने के कुछ देर बाद याओ लाओ थोड़ी देर के लिए गायब हुआ और फिर जल्दी ही वापस आकर शाओयान को लेकर उस realm से बाहर निकल गया। उड़ते हुए वे एक रेगिस्तान पार करके एक स्टीप माउंटेन पर पहुंचे। याओ लाओ वहां रुकते हुए बोला ये वो जगह है जहां से उन्हें जरूर होकर गुजरना पड़ेगा। उनका स्वभाव ऐसा है कि बड़ी से बड़ी चीज भी हो वो लोग कभी भी रास्ता बदलने वाले नहीं है। शाओयान ने पूछा टीचर ये लोग हैं कौन? याओ लाओ का चेहरा सख्त हो गया। ये एक इविल और बेहद ही अजीब सेक्ट है, क्लाउड रेन सेक्ट। ये लोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मीट कोल्ड्रंस को इस्तेमाल करते हैं और मीट कोल्ड्रंस कोई और नहीं बल्कि वो लड़कियां होती हैं जो स्पेशली ट्रेन की जाती है। वो बोला उन लड़कियों को खास ची मेथड दी जाती है और जब वो ट्रेनिंग पूरी कर लेती है तो उनका सारा डो ची क्लाउड रेन सेक्ट की सीक्रेट इंटरकोर्स टेक्निक से अब्सॉर्ब कर लिया जाता है और उस प्रोसेस के बाद वो लड़कियां 10 दिन के अंदर बुढ़ापे से मर जाती हैं। कैलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। पूरे सेक्ट में 1000 से ज्यादा डिसाइपल्स हैं, सब लड़कियां और सब के सब उन 3 ओल्ड डीमंस के लिए मीट कोल्ड्रंस बन चुकी है। ये सेक्ट इतना नीच है कि इन्हें सेंट्रल प्लेन से सालों पहले भगा दिया गया था और अब ये फिर से वापस आ चुके हैं। याओ लाओ बोला उस वक्त मैंने उन तीनों में से एक डीमन से सीधे टक्कर ली थी और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था, लेकिन बाकी 2 के हमले में मैं खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए मैंने उस पहले डीमन की जान नहीं ली। ये वाकई हैरानी की बात है कि इतने सालों बाद एक बार फिर उनसे सामना होने जा रहा है। फिर उसने हल्की सांस ली और धीमे स्वर में कहा ये तीनों ओल्ड डीमंस सेंट्रल प्लेन्स में अपनी इविल रेपुटेशन बहुत पहले से बना चुके हैं, उस शहर तियानजुन से भी पहले जिससे तुम्हारा सामना हुआ था। सबसे बड़ा जी अब 9 चेंज पीक डोजून की बाउंड्री तक पहुंच चुका है, दूसरा डीजी 8 चेंज तक पहुंच चुका है और तीसरा रेन हेजी 6 चेंज पर है। इन तीनों की कंबाइंड ताकत शायद एक एलीट बैनशेंग को भी चुनौती दे सकती है। शाओयान की आंखों में हैरानी की चमक आ गई। वो तीनों ओल्ड डीमंस वाकई साधारण नहीं थे। इस तरह की ताकत के साथ वो सेंट्रल प्लेन्स में भी टॉप टियर माने जाते। अब समझ में आया कि कैसे उन्होंने एक 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग वाला टियर 8 मेडिसिनल पिल हासिल किया था। शाओयान अभी कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी याओ लाओ ने अचानक अपना सिर उठाया, दूर क्षितिज की ओर देखने लगा और बेहद धीमे लेकिन भारी लहजे में बोला वो आ गए हैं।